गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में बात करेंगे। मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास जो है इसकी जानकारी के मुख्य स्रोत फ़ारसी भाषा में हैं, कुछ तुर्की और अरबी भाषा में भी हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की ऐतिहासिक रचनाओं से भी इन स्रोतों के बारे में या मुग़ल इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी व्यापारियों, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी इनके जो पत्र हैं और उनकी कंपनियों के जो कागजात हैं उनसे भी मुग़ल काल के बारे में जानकारी मिलती है। लिखित साहित्य के अलावा मुग़ल शासकों के सिक्के और स्मारकों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लिखित साहित्य में आत्मकथाओं और यात्रा वृत्तांतों का भी अपना अलग महत्व है। सबसे पहले हम मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास के जब ग्रंथों की बात करते हैं तो इसमें चर्चा हम सबसे पहले करेंगे बाबरनामा की। बाबरनामा को तुजुक-ए बाबरी भी कहा जाता है। बाबर के द्वारा लिखित उसकी जो आत्मकथा है इसे इन दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। ये ग्रंथ चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसका सर्वप्रथम फ़ारसी अनुवाद जो है वो शेख जैन वफ़ाई खाफ़ी ने किया था, जो कि बाबर का मित्र भी था। परंतु फ़ारसी भाषा में सबसे सुंदर अनुवाद अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। फ़ारसी से अंग्रेजी भाषा में इसके अनुवाद का कार्य जो है वो बहुत से विद्वानों ने किया, लेकिन इसमें विलियम अर्स्किन का जो अनुवाद है और मिसेज बेवरिज का अनुवाद वो ज़्यादा प्रशंसनीय है। इस ग्रंथ के द्वारा हमें न केवल उस समय की राजनीतिक और ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है, अपितु पर्याप्त सांस्कृतिक जानकारी भी उपलब्ध होती है। ये जो तुजुक-ए बाबरी है इसमें बाबर ने हिंदुस्तान में किस प्रकार का मौसम रहता है इसके बारे में भी जानकारी दी है, और हिंदुस्तान में के लोग किस प्रकार के दिखते हैं। इस प्रकार बहुत से अलग अलग तरह की जानकारियाँ जो हैं वो इसमें बाबरनामा जो है इसमें दी गई है। जैसे कि यहाँ के पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, पशु पौधों के बारे में, यहाँ के निवासियों के बारे में, उनकी भाषाओं के बारे में हमें जानकारी इसमें मिलती है। बाबरनामा जो है इसमें ऐतिहासिक सामग्री काफ़ी मात्रा में है। इसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसके अमीरों के राज्य का भी हाल पता लगता है। बाबर ने अपने समकालीन शासकों में अफ़गानों के अतिरिक्त गुजरात, दक्षिण, मालवा, बंगाल, विजयनगर और राणा सांगा के राज्यों की चर्चा की है। उसने तुर्कों और अफ़गानों की सैन्य व्यवस्था का भी वर्णन किया है। बाबर जिन प्रदेशों से होकर गुजरा, जिन राज्यों से वह टकराया और जिन राज्यों के बारे में उसे जानकारी मिली, उन सभी का इसमें वर्णन किया गया है। बाबरनामा जो है इससे बाबर के व्यक्तित्व के बारे में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टि से बाबरनामा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो ग्रंथ है इसके पश्चात अगर हम इसकी बात करें, बाबरनामा में कुछ कमियां भी हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी बाबरनामा की जो अधिकांश घटनाएं हैं वो विश्वसनीय हैं। इसलिए बाबरनामा जो है वो ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका अपना एक विशेष महत्व है। इसके बाद की जो अगर हम अन्य ग्रंथों की बात करें तो उसमें तारीख़-ए-रशीदी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ का लेखक बाबर का चचेरा भाई मिर्ज़ा हैदर है। उसने कामरान और हुमायूं के अधीन महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था और हुमायूं के अनेक युद्धों में सक्रिय भाग भी लिया था। बाबरनामा जो है इसके अनेक पृष्ठ नष्ट हो गए हैं और कई अंतराल भी हैं। उन वर्षों की घटनाओं के लिए तारीख़-ए-रशीदी जो है यही एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है। इसके अलावा मिर्ज़ा हैदर ने बाबर के पूर्वजों और बाबर से संबंधित अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया है। इस ग्रंथ को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहले में मुगलिस्तान और काशगर के मुग़ल शासकों जैसे कि तुगलक, तिमूर से अब्दुल रशीद के समय तक का इतिहास है, और जो दूसरा भाग है उसमें उन घटनाओं का उल्लेख है
जो कि मिर्ज़ा हैदर के जीवन काल तक यानी कि 1541 ईस्वी तक जो घटी थी। इसके अलावा हुमायूं के कन्नौज के युद्ध और उसके भाइयों के संबंध के इतिहास और कश्मीर तथा तिब्बत के वृत्तांत ने इस ग्रंथ की उपयोगिता को और अधिक बढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे हुमायूंनामा की। हुमायूंनामा जो है, इस ग्रंथ की लेखिका हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन, वो हैं। अकबर के अनुरोध पर उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। हुमायूंनामा जो है ये स्मरण शक्ति के आधार पर बाबर और हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है इसमें। और चूंकि ये स्मरण शक्ति के आधार पर किया गया है इसलिए इनके वर्णन में त्रुटियां रहना स्वाभाविक है। फिर भी बाबर के संबंध में उसने जो कुछ लिखा वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारी जानकारी को भी बढ़ाता है। इसके अलावा तज़किरात तुल वाक़ियात जो है वो एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके लेखक हुमायूं का निजी सेवक जौहर आफ्ताबजी था। उसने भी अकबर के शासनकाल में अपनी स्मृतियों के आधार पर इस ग्रंथ की रचना की थी। कानूनी हुमायूनी ग्रंथ का जो लेखक है वो ख्वान मीर है। वह बाबर और हुमायूं के दरबार का एक प्रतिष्ठित विद्वान दरबारी था। हुमायूं के आदेश से उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें हुमायूं के अधिनियमों, आविष्कारों और भवनों के निर्माण का वर्णन है। इसके अलावा इस ग्रंथ में तात्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की भी झांकी मिलती है। तारीख़ शेरशाही ग्रंथ जो है इसका लेखक अब्बास खान सरवानी है। वह अकबर की सेवा में नियुक्त था और अकबर के आदेश के अनुसार ही उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। अफ़गानों के संबंध में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें तारीख़ शेरशाही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें शेरशाह और इस्लाम शाह के समय का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लेखक ने घटनाओं की तिथियां नहीं दी हैं। इसके अलावा इस समय के ऐतिहासिक स्रोतों में अकबरनामा जो है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसका जो लेखक है वो अकबर का प्रमुख दरबारी अबुल फजल है। उसके पिता शेख मुबारक और बड़ा भाई अबुल फैज भी उसी के समान सुप्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति था। इस विशाल ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग को भी 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अकबर का जन्म, तैमूरियों की वंशावली, बाबर और हुमायूं के राज्य का विस्तृत विवरण। दूसरा अकबर के सिंहासन रोहन से लेकर 17वें वर्ष तक के मध्य तक का हाल। ये भाग 1596 ईस्वी तक पूरा हो पाया था। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष के मध्य से लेकर 46वें वर्ष तक का उल्लेख है। अबुल फजल के बाद प्रथम भाग के दोनों हिस्सों को अलग अलग करके नकल किए जाने लगा और उन्हें अकबरनामा भाग प्रथम और द्वितीय के नाम से पुकारा जाने लगा। दूसरे भाग को भाग 3 कहा जाने लगा। इस प्रकार अकबरनामा जो है ये 3 भागों में विभाजित हो गया। अबुल फजल जो है ये प्रमुख दरबारी ही नहीं था बल्कि उसका अकबर का घनिष्ठ मित्र तथा सलाहकार भी था। वह तुर्की, अरबी, हिंदी और संस्कृत का विद्वान था। उसने राजनीति, नैतिकता, दैनिक आचार विचार और धर्म संबंधी अनेक पत्र लिखे हैं। उसकी जो भाषा जो है वो जटिल और आडंबरपूर्ण है। इस प्रकार से अकबरनामा जो है वो अकबर के समय का इतिहास जो है उसके बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल की दूसरी कृति है। वास्तव में ये जो ग्रंथ है ये अकबरनामा के ही अंतिम तथा निर्णायक अध्यायों के रूप में है। फिर भी इसमें कई नवीन बातें जो हैं जो कि अकबरनामा में नहीं हैं वो संकलित की गई हैं। इसे हम अकबरनामा का परिशिष्ट भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ के भी 3 भाग हैं। अकबर की शासन प्रणाली की जानकारी की दृष्टि से यह एक बहुमूल्यवान रचना है। आईने अकबरी जो है इसमें अकबर के शासन के जो विभिन्न अंग जो हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जो है वो हमें इसमें मिलती है। इसके अलावा अन्य जो ग्रंथों की हम बात करें तो उसमें मुंतखब तवारीख जो है ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका लेखक अकबर का समकालीन विद्वान अब्दुल कादिर बदायूनी था। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं। पहले भाग में दिल्ली के सुल्तानों, बाबर और हुमायूं के शासनकाल का
वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में 1595 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल का उल्लेख है। तीसरे भाग में मुसलमानों और संतों का विवरण है। अकबर के आदेशानुसार बदायूं ने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद भी किया था। उसने अन्य कुछ रचनाएं जो हैं वो भी की थी। बदायूं ने अपने ग्रंथ को एक राजनीतिक इतिहास के रूप में लिखा है। इसमें युद्धों और विद्रोहों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। अकबर के समय की घटनाओं तथा अकालों की भी जानकारी जो है इसमें मिलती है। अकबर की धार्मिक नीति के विकास से संबंधित प्रत्येक घटना का विवरण और इबादत खाना में हुए वाद विवादों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तबकाते अकबरी जो है इसका लेखक ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद था और ये जो है ये एक विद्वान होने के साथ साथ एक पराक्रमी सैनिक भी था और उसने अकबर के विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण भाग लिया था। तबकाते अकबरी में 987-88 ईस्वी से लेकर 1593-94 ईस्वी तक का भारत का इतिहास जो है ये उपलब्ध होता है। इसमें न केवल बाबर, हुमायूं और अकबर का विवरण है अपितु देश के प्रांतीय मुसलमान जो राज्य हैं इनका भी इसमें वर्णन है। इससे इस ग्रंथ का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तुजुक-ए जहांगीरी, जिसे कि जहांगीरनामा भी कहा जाता है, ये जो ग्रंथ है इसको जहांगीर के संस्मरण, तारीख़ सलीम शाही, इकबालनामा आदि विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। वस्तुतः जहांगीर की आत्मकथा की अनेक प्रतिलिपियां विभिन्न नामों से भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलती हैं। इसका जो तुजुक-ए जहांगीरी जो है इसका बहुत सा भाग जहांगीर ने लिखा है। इसके बाद ये काम मोहम्मद खां को सौंप दिया गया था और विद्वानों के अनुसार जहांगीर के शासन के प्रारंभिक 12 वर्षों के संस्मरण उसने स्वयं लिखे। 18वें वर्ष तक का हाल मोहम्मद खां की सहायता से लिखा और बाद का हाल मोहम्मद खां के अन्य साधनों के आधार पर लिखा गया। इस ग्रंथ में जहांगीर के अभियानों का विस्तृत विवरण दिया है। सभी अभियानों के लिए की गई तैयारियां, इनके मुख्य सेनापतियों और अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्तियों, सेनाओं का पलायन, अभियानों की घटनाओं और कठिनाइयों तथा शत्रु पक्ष की गतिविधियों का उल्लेख इसमें दिया गया है। जहांगीर के शासनकाल में उठने वाले विद्रोहों तथा उनके दमन का विवरण भी दिया गया है। इस ग्रंथ में दरबार में मनाए जाने वाले उत्सवों, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों, आखेट, नगर, दुर्ग, हिंदुस्तान के अनेक प्रजातियों के खान पान, रहन सहन, इन सब का विवरण बहुत ही रोचक तरीके से इसमें दिया गया है। इसके अलावा जहांगीर ने अपने संस्मरणों में खुसरो, परवेज, शहरयार आदि विवादों का तो उल्लेख किया है, परंतु नूरजहां के साथ अपने विवाह की प्रस्तुतियों का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन उसने नूरजहां की बुद्धिमत्ता की काफ़ी प्रशंसा इसमें की है। इसके अलावा मस्तिर जहांगीरी जो है ये एक अन्य ग्रंथ है जिसके लेखक कामगार खां थे। इसमें तुजुक-ए जहांगीरी से काफ़ी सामग्री ली गई है। बादशाहनामा या पातशाहनामा जो है ये एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि शाहजहां के शासनकाल के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। बादशाहनामा की रचना 3 लेखकों ने की और प्रत्येक ने अलग अलग वर्षों का विवरण लिखा है, जो कि इस प्रकार से है। मोहम्मद अमीन कजवीनी जो है इसने शाहजहां के जन्म से लेकर उसके शासनकाल के 10वें वर्ष तक का इतिहास लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है इन्होंने तैमूर से लेकर शाहजहां के शासनकाल के प्रारंभ से लेकर 20वें साल तक का इतिहास लिखा है। इसी प्रकार से मोहम्मद वारिस जो है इन्होंने शाहजहां के शासनकाल के 21वें वर्ष से 30वें वर्ष तक का हाल लिखा है। इसी प्रकार से आलमगीरनामा जो है ये एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका लेखक मोहम्मद काजिम बादशाहनामा के लेखक कजवीनी का पुत्र था। इस ग्रंथ की रचना 1688 ईस्वी में हुई थी। उसकी स्तुतिपूर्ण शैली औरंगजेब को बहुत पसंद आई और उसे सम्राट से संबंधित असाधारण घटनाओं तथा विजय अभियानों को एक ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध करने का आदेश दिया गया। इस ग्रंथ की रचना के लिए सम्राट ने लेखक को सभी प्रकार के साधन भी उपलब्ध करवाए थे। मोहम्मद काजी ने अपने इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। मस्तिर आलमगीरी जो है इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद साफ़ी मुस्तिद खां है। ये मुग़ल साम्राज्य के वजीर इनायतुल्लाह खां का मुंशी था। इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासन का इतिहास है और इस ग्रंथ की रचना
किसी के आदेश से नहीं अपितु स्वयं की इच्छा के कारण हुई थी और 1710 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं और साथ में एक परिशिष्ट भी हैं। इसी प्रकार से मुंतखब लुबाब जो है ये खाफ़ी, इसे तारीख़ खाफ़ी खां भी कहा जाता है और इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद हाशिम खाफ़ी खां है। ये एक विशाल ग्रंथ है। इसका प्रारंभ 1519 ईस्वी में बाबर के आक्रमण से होता है और समाप्ति सम्राट मोहम्मद शाह के शासन के 14वें साल के इतिहास के साथ होता है। इस प्रकार ये जो ग्रंथ जो है इसमें काफ़ी लंबे समय का इतिहास जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। खाफ़ी खां ने मुग़ल दरबार की दलबंदी, सैयदों और निज़ामुल की प्रतिद्वंद्विता आदि का भी उल्लेख किया है, परंतु उसने औरंगजेब की धार्मिक नीति का समर्थन किया है और शिवाजी तथा मराठों की निंदा की है। इसके अलावा सैनिक अभियानों, शाही उपलब्धियों का भी विस्तृत वर्णन जो है इसमें किया गया है और इस ग्रंथ में तात्कालिक साहित्यिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से नुश्क दिलखुशा जो है इसका लेखक भीमसेन है। इसने फ़ारसी भाषा में औरंगजेब के राज्यकाल का इतिहास लिखा है। वह कई मुग़ल सेनानायकों राजा जसवंत सिंह तथा दलपत राव बुंदेला के अधीन काम कर चुका था। दक्षिण के युद्धों तथा औरंगजेब के बाद लड़े गए उत्तराधिकार युद्ध को भी उसने अपनी आँखों से देखा था। भीमसेन के ग्रंथ की विशेषता ये है कि उसने औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं की प्रस्तुतियों और उनके वास्तविक कारण और परिणामों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से उसके ग्रंथ की उपयोगिता बढ़ जाती है। इसके अलावा ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर जो है ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो है शाहजहाँ के समय से आने वाले जो विदेशी यात्रियों में फ्रांस के जो 2 यात्री हैं बर्नियर और ट्रेवेनियर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके यात्रा वृत्तांत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं हैं। दोनों में भी बर्नियर का जो यात्रा वृत्तांत है वो अधिक महत्वपूर्ण है। बर्नियर जो है इनका जन्म जो है 1630 ईस्वी में हुआ था और भारत की यात्रा पर आने से पूर्व वह कई यूरोपीय देशों में यात्रा भ्रमण कर चुका था। बर्नियर ने शाहजहाँ की मृत्यु, दारा के गुणों, दुखों और यातनाओं का, शुजा की दयनीय स्थिति, मुग़ल शाही हरम, मुग़ल प्रांतपतियों के अत्याचारों, जहांआरा का चित्रण, मुग़लों की सामरिक व्यवस्था, दिल्ली, आगरा, कश्मीर आदि का वर्णन किया है। उसने उस समय के भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी चित्रण किया है। इनमें से अधिकांश के बारे में उसने विभिन्न सूत्रों से जानकारी प्राप्त की है। इसके अलावा स्टोरियो डी मोगोर जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका लेखक जो है वो मनुची है। इसका जन्म इटली के वेनिस नगर में हुआ था। मनुची ने दारा की तरफ से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था और जब दारा सिंध की ओर पलायन कर गया तो वह भी उसके साथ गया था। वहाँ से वह वापस दिल्ली होते हुए कश्मीर चला गया और फिर बंगाल, बिहार का भ्रमण किया। कुछ समय के लिए उसने दिल्ली तथा आगरा में चिकित्सक का कार्य भी किया था। उसने मिर्जा राजा जयसिंह के अंतर्गत शिवाजी के विरुद्ध किए गए अभियान में भी भाग लिया था। वहाँ से वह गोवा होता हुआ लाहौर पहुँचा। इस नगर में उसने 7 वर्ष बिताए थे। कुछ समय के लिए उसने शाह आलम की सेवा में भी काम किया और अंतिम वर्ष जो है वो मद्रास में भी थे। मनुची ने अपने ग्रंथ की जो रचना जो है वो संभवतः 1699 से 1705 ईस्वी के मध्य की थी। प्रारंभिक भाग जो है वो इटालियन भाषा में लिखा गया है। ये एक विशाल ग्रंथ है। प्रथम 20 अध्यायों में उसकी वेनिस से दिल्ली तक की यात्रा का वृत्तांत है। दूसरे भाग में तैमूर से शाहजहाँ तक का संक्षिप्त इतिहास है। तीसरे भाग में मुग़ल दरबार, उसकी शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, हिंदू राज्यों की शासन व्यवस्था, हिंदुओं के धार्मिक विश्वास, पर्व, समारोह आदि का उल्लेख किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में उसने जगह जगह अपने संस्मरण भी दिए गए। इस प्रकार मुग़ल इतिहास को जानने का ये अलग अलग ग्रंथ जो हैं बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू।